हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में धातु के रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि अधातु होती क्या है, अधातु के रासायनिक गुण या भौतिक गुण क्या होते हैं वगैरह वगैरह, और आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस पार्ट 2 है। जो चैप्टर 3 है, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम अधातु के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अधातु के बारे में। तो देखते हैं अधातु होते क्या हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, त्याग नहीं सकते, अधातु कहलाते हैं। और धातु में हमने क्या पढ़ा था कि धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। और अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे से उधार ले लेते हैं, तो ये ऋणायन बना देते हैं। ऋणायन मतलब ऋणी। ये किसी से प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन उधार लेंगे और ऋणी हो जाएंगे। समझ गए? हम जब किसी से पैसे उधार ले लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? ऐसे ही जब अधातु यानी कि जो ऐसे तत्व होते हैं जो कि अधातु होती हैं, वो किसी से इलेक्ट्रॉन उधार ले लेती हैं तो वह ऋणी हो जाती हैं और ऋणी होकर ऋणायन बना देती हैं। यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और बनाई है मैंने। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिनमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी और ना ही उनमें ताप ऊष्मा बहेगी, यानी कि ना ही वह गर्म होंगे। जैसे लकड़ी, लकड़ी को गर्म नहीं, लकड़ी में आप करंट बहाओगे, सूखी लकड़ी में तो करंट नहीं बहेगा, यानी कि वह चालन नहीं करेगी। तो अधातु के डेफिनेशन के बारे में समझ गए, पूरा समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अधातु के उदाहरण देख लो। उदाहरण है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। ये अधातु के उदाहरण हैं। केवल ब्रोमीन धातु ही द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कि जो ब्रोमीन अधातु मतलब सॉरी जो ब्रोमीन अधातु है वही द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु की डेफिनेशन समझ गए। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, और धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। तो अधातु के बारे में पूरा समझ गया। अधातु का एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक अधातु है, अधातु ही है। हाइड्रोजन भी एक अधातु ही समझो, नाइट्रोजन भी। समझ गए अधातु के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अधातुओं के अब हम भौतिक गुणों को समझेंगे कि अधातुओं के भौतिक गुण होते क्या हैं। अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में को समझते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण है आधात्विक चमक, यानी कि अधातुओं में चमक होती है। अधातु में क्या होती है? चमक होती है। तो अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अरे सॉरी दोस्तों, ये तो उल्टा निकला गुण। अब मैंने क्या कहा था? अधातुओं में चमक होती है, बट मैंने आपको धातुओं में पढ़ाया था जब मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है कि धातुओं में चमक होती है। यानी कि जो अधातु होती है उनमें चमक नहीं होती है, और जो धातुएं होती हैं उनमें चमक होती है। तो अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अपवाद, इसका अपवाद है आयोडीन व ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। यानी कि अधातुएं जो होती हैं उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन ये दो अधातुएं बताई गई हैं आयोडीन और ग्रेफाइट, ये चमकदार होती हैं। ये अपवाद है। अधातु में चमक नहीं होती है, बट ये आयोडीन और जो ग्रेफाइट अधातुएं हैं इनमें चमक होती है केवल। समझ गए? दूसरा इसका भौतिक गुण समझते हैं। दूसरा है ध्वनि। अधातुएं हथौड़े से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। यानी कि जैसे हमने उसमें पढ़ा था धातुओं में, धातुएं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, बट जो अधातुएं होती हैं वो हथौड़े से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। दो गुण समझ गए। पहला आधात्विक चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती है आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। और जो दूसरा है ध्वनि, यानी कि अधातुएं हथौड़े से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। तीसरा है भंगुरता। तीसरा क्या है? भंगुरता। ठोस अधातुएं को हथौड़े से पीटने पर ये चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होती हैं, ये टूटकर बिखर जाती हैं। यानी कि जो अधातुएं होती हैं उनको हम हथौड़े से जब पीटेंगे, हथौड़े से जब पीटेंगे
तो वह चादर के रूप में नहीं फैलेंगे। जैसे हमने धातुओं में पढ़ा था कि धातु को पीटते हैं, जैसे हमने लोहे को पीटा था तो लोहा जो है वो चादर के रूप में फैल जाता है, और सोने को खींचते हैं तो वह तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बट जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में ऐसा नहीं होता। अगर हम उनका हथौड़े से पीटेंगे तो वह बिखर जाएंगे, टूट कर बिखर जाएंगी। जैसे कोई पाउडर वगैरह होता है ना, कुछ वैसा बिखरा हुआ ऐसे बिखर जाएंगे। तो ये जो इसका बिखरने का गुण है पीटने पर, ये भंगुरता कहलाता। अब इसका आगे देखते हैं। अगला है विद्युत एवं ऊष्मीय आचालकता। चालकता नहीं, आचालकता। क्या दोस्तों? आचालकता। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करती नहीं है, मतलब नहीं करती हैं। अधातुएं जो होती हैं ना तो उनमें करंट बहेगा और ना ही वह गर्म करने पर गर्म होंगी। जैसे रबड़, रबड़ को गर्म करोगे ना गर्म होगी, ना रबड़ में करंट बहेगा। लकड़ी में भी करंट नहीं बहेगा, सूखी लकड़ी में। तो चौथा इसका भौतिक गुण है अचालकता। किस चीज़ की? विद्युत की और ऊष्मा की। पांचवा देखते हैं। पांचवा है अतन्यता। धातु में हमने क्या पढ़ा था? तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? खींचना, खींचकर तार के रूप में व्यक्त करना। बट अधातु में क्या पढ़ रहे हैं? अतन्यता। अतन्यता का मतलब होता है अधातुएं खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित नहीं होती है। जो अधातुएं होती हैं उनको हम खींचेंगे तो वह खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित नहीं होंगी। और जो हमने धातु में पढ़ा था कि धातु को खींचेंगे तो वह तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे हमने 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, हमने धातु में पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये पांचवा इसका भौतिक गुण समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अधातुओं के हमने कितने गुण, भौतिक गुण देख लिए दोस्तों? 5 भौतिक गुण अधातुओं के हमने देख लिए हैं। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में अधातु और आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? धातुओं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, यानी कि धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। मैंने आपको धातुओं के बारे में सब समझा दिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण वगैरह बता दिए, अधातुओं के भी बता दिए, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, सारा कुछ बता दिया। अब देखते हैं कि इनके ये आपस में रिएक्शन कैसे करती हैं। यदि हम धातु को और अधातु को मिलाएं तो कैसे रिएक्शन करेंगी। तो जो वह आयनिक यौगिक यहीं से जो है फंडा स्टार्ट हो जाएगा आयनिक यौगिक का। धातुएं और अधातुएं अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं, समझ गए। आयनिक यौगिक जो बनते हैं वो धातुओं के और अधातुओं के अभिक्रिया करने से बनते हैं। तो आयनिक यौगिक देखते हैं। आयनिक यौगिक वे यौगिक जो परस्पर आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो आयनों के आदान प्रदान से तो बनते ही हैं, बट इनमें जो आयनों का आदान प्रदान होता है वो धातुओं और अधातुओं के बीच होता है। किनके बीच होता है? धातुओं के और अधातुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वे यौगिक जो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब आयनिक यौगिक के मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया। पहला एग्जाम्पल है NaCl। NaCl एक आयनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है दोस्तों? आयनिक यौगिक। NaCl एक आयनिक यौगिक है। अब इसमें धातु और अधातुओं ने रिएक्शन करके ये NaCl बनाया। तो Na क्या है? Na एक धातु है और Cl क्या है? Cl एक अधातु है। क्या है दोस्तों? अधातु है। Na एक धातु है और Cl एक अधातु है। तो आप ये तो समझ गए कि इसमें धातु अधातु की अभिक्रिया हुई है तो जाके ये आयनिक यौगिक बना है। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ है? आयनों के आदान प्रदान को देखते हैं। तो नीचे देखिए, NaCl एक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, जहाँ Na एक धातु है तथा Cl एक अधातु है। समझ गए। अब देखते हैं नीचे क्या फंडा है इसका। समझना, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहा हूँ जो आपने 9th और 8th क्लास में सीख लिया होगा। और Na का इलेक्ट्रॉनिक मतलब Na का परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसकी आखिरी कक्षा में 2, 9, 1 या 2, 8, 8, 18 करके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसमें 2 आ जाएंगे। इस कक्षा में कितने आ जाएंगे? इस कक्षा में 8 आएंगे। तो 8, 2, 8, 1। आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी कि इसकी संयोजकता क्या हुई? 1। आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजकता कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। यानी कि संयोजक मतलब इसके पास एक धनायन है, 1 है। 1 को त्याग सकता है। यदि इसके पास 4 से ऊपर होते तो ये ले लेता। यदि इस कक्षा में 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते तो
4 होते या 5 होते तो ये ग्रहण कर लेता, त्यागता नहीं। अब इसके पास 4 से कम है तो ये त्याग देगा। ये बात 9th क्लास की, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। फिलहाल ये समझ लो कि इसके पास एक है आखिरी कक्षा में, तो इसके पास एक धनायन है। कितना धनायन है सोडियम के पास? एक धनायन है। और Cl का परमाणु क्रमांक जैसे हमने Na का समझा है, Cl का समझो। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करोगे 2 8 8 18 करके, तो आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसे क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक की आवश्यकता है। ऊपर 8 है तो इसे नीचे भी 8 करना पड़ेगा। नीचे 8 करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये एक किसी से उधार ले लेगा। किसी से उधार ले लेगा, और जब ये उधार ले लेगा तो ये ऋणी हो जाएगा और उसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और सोडियम जो होता है वो एक किसी को दे देता है दान में, क्योंकि उसके पास एक क्या है? फालतू है। यदि इसके पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते तो ये फिर नहीं देता, फिर ये अपना अष्टक पूरा करता, ऊपर जो 8 है फिर ये नीचे भी 8 करता। बट इसके पास एक है तो ये दान नहीं कर देगा, सोचेगा कि एक का मैं क्या करूं, ज़्यादा होते तो कुछ लेने देने की सोचता। अब इसका ऐसे ही फंडा है इसका क्लोरीन का, इससे उल्टा फंडा है क्लोरीन का। क्लोरीन के पास 7 है, वो 7 दान में नहीं दे सकता। अब उसको उधार लेना पड़ेगा। एक की जरूरत है तो एक वो किसी से उधार ले लेगा, तो इस पर बन जाएगा माइनस का ऋणायन, एक माइनस लग जाएगा और ऋणायन हो जाएगा। तो ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। अब ये सोडियम का कहेगा यार मुझे एक किसी को दान देना है, और क्लोरीन का कहेगा यार मुझे एक किसी से चाहिए। तो ये आपस में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि एक को तो है देना और एक को चाहिए, एक को है लेना। तो ये आपस में ढूंढते मिलते 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 कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपस में। तो इनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। कैसे दोस्तों? इनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। Na के पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक कम है, तो ये आपस में मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, और क्या बन जाएगा? हमारा आयनिक यौगिक बन जाएगा। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा नहीं होगा? कैसे होगा आयनों का प्रदान? ये इससे एक ले लेगा। Na जो है वो Cl से एक आयन ले लेगा। इसी के कारण इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ये रहा, ये भी एक आयनिक यौगिक है। कौन सा दूसरा एग्जाम्पल? MgCl2 का। MgCl2 भी एक आयनिक यौगिक है। Mg क्या है? धातु है। और Cl2 क्या है? यानी क्लोरीन क्या है? अधातु है। यानी कि Mg धातु है और Cl2 एक अधातु है। Mg के बारे में देख लो। Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? इसे तो ऊपर कितने चाहिए थे? 8। आए कितने? 2। तो ये सोचेगा यार मैं इसे त्याग ही दूँ, इसको छोड़ ही दूँ। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। कैसे हो जाएगी संयोजकता? 2 प्लस होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, इसलिए इसके पास 2 Mg2+ संयोजकता है इसकी, मतलब धनायन बनाएगा, 2 धनायन। यही क्लोरीन का फंडा देख लो जो पहले देखा था। 17 है इसका परमाणु क्रमांक, आखिरी कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए एक की जरूरत है। कितने की जरूरत है दोस्तों? एक की जरूरत है। तो ये आपस में Mg और Cl के बीच में आपस में आयनों का क्या हो जाएगा? आदान प्रदान हो जाएगा, और ये आयनिक यौगिक बन जाएगा। समझ गए? MgCl2 बन जाएगा। दो 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 Mg के साथ, एक Mg के साथ 2 क्लोरीन जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे 2 क्लोरीन? क्योंकि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए, एक नहीं है। और जो Cl है, जो एक Cl होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इसके पास कितने हैं? 2। तो ये एक किसे देगा फिर? तो इसी कारण MgCl2 होता है फॉर्मूला, MgCl नहीं होता। समझ गए? MgCl2 होता है। तो इस आयनिक यौगिक के बारे में समझ गए। आयनिक यौगिक आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है इसमें भी, और NaCl वाले में भी मैंने बता दिया कि इसमें भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। Na दे रहा है, Cl ले रहा है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखते हैं कि आयनिक यौगिक किस गुणधर्म के होते हैं। जो नमक होता है NaCl, वो एक आयनिक यौगिक है। नमक जो है एक आयनिक यौगिक है। तो आगे देखते हैं। पहला है गुणधर्म इसका आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक यौगिकों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। जो आपका नमक होता है, नमक क्या है? एक आयनिक यौगिक है। इसका जो गलनांक होगा बहुत उच्च होगा। यदि आप इसको गैस स्टोव वगैरह पर रखकर आप इसको गलाने की सोचेंगे, मतलब इसको भाप के रूप में उड़ाने की सोचेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर देना पड़ेगा, तब जाके इसकी भाप वगैरह बनेगी, तो जाके गलेगा। जो नमक होता है वो आयनिक यौगिक है। दूसरा है आयनिक यौगिक जल, पेट्रोल एवं केरोसिन में घुलनशील होते हैं तथा जलीय अवस्था में विद्युत का चलन करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि हमारा नमक है, वो पेट्रोल में भी घुल जाएगा, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में भी घुल जाएगा, और जल में तो घुल ही जाता है। मतलब वो जो नमक होता है वो आपका जल में तो घुल ही जाता है। समझ गए? तो ये जल में घुलनशील होते हैं, और
किस किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? जलीय अवस्था में। यदि हम नमक लेना ना, आप इतना सारा रख लेना, उसमें करंट भागा देखना, बहेगा ही नहीं। जब तक आप उसमें उसको जल में नहीं मिलाओगे तब तक जाकर उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि आयनिक यौगिक जो है वो जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। दो गुण समझ लिए हमने आयनिक यौगिकों के। तीसरा देखते हैं। तीसरा है आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयन नमक होता है, नमक डेली वाला नमक, यदि हम उस पर दाब डालेंगे, मतलब उसको हथौड़े से पीटेंगे, तो वह बिखर जाएगा। चादर के रूप में नहीं फैलेगा, बिखर जाएगा। तो इसका तीसरा मतलब यही है। नमक से आप सारे तीनों गुण समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों, आयनिक यौगिक के तीन ही गुणधर्म थे मेरे पास, मैंने आपको बता दिए। वीडियो ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें।